नमस्कार। कभी सोचा है कि 1970 का दशक भारतीय संविधान के लिए इतना तूफानी क्यों था? मतलब इतनी तेजी से इतने सारे बदलाव, ऐसा क्या हो रहा था? आज हम उसी उथल-पुथल भरे दौर की कहानी में चलेंगे। एक ऐसा दौर जिसने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनी बदलाव नहीं थे। नहीं, ये तो भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए एक सीधी लड़ाई थी। एक जबरदस्त खींचतान इस बात पर कि संविधान की आत्मा क्या है और क्या होनी चाहिए। तो चलिए, पता लगाते हैं कि आखिर इस एक दशक में ऐसा क्या हो गया था जिसने देश की नींव तक को हिला दिया। ये जो तारीखें हैं ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं। इन्हें राजनीतिक भूकंप समझिए, जिनकी वजह से हमारे संविधान में इतने बड़े बदलाव करने पड़े। अगर इन घटनाओं का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे तो इन संशोधनों का असली मतलब पकड़ में ही नहीं आएगा। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक नए भारत की शुरुआत कैसे हुई, फिर कैसे पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ, इसके बाद देखेंगे वो दौर जब लोकतंत्र पर संकट आया और फिर उसे बहाल कैसे किया गया, और आखिर में नए दशक की चुनौतियां क्या थीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है 1971 से। चुनावों में एक जबरदस्त जीत मिली और गरीबी हटाओ का नारा गूंज रहा था। इसी माहौल में सरकार ने कुछ बहुत बड़े और साहसी बदलावों की शुरुआत की। ये वो बदलाव थे जो देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। अच्छा, पहले बड़े बदलाव को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, प्रिवी पर्स। तो हुआ ये था कि आज़ादी के वक्त भारत में सैकड़ों रियासतें थी, है ना। अब इन रियासतों के राजा महाराजाओं को भारत में शामिल होने के लिए मनाना था। तो सरकार ने उनसे वादा किया कि उन्हें एक खास सालाना भत्ता दिया जाएगा। बस यही था प्रिवी पर्स। अब ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम था। ये ऐलान था कि भारत एक ऐसा गणराज्य है जहां कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं। इस एक कदम ने राजशाही के आखिरी निशान को भी मिटा दिया। और सिर्फ यही नहीं, इसी दौरान देश के नक्शे को भी एक नया आकार दिया जा रहा था, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, जहां विकास और बेहतर रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत थी। तो वहां नए राज्य बने, स्वायत्त परिषदें बनाई गईं ताकि स्थानीय लोगों की आवाज़ को ज़्यादा अहमियत मिल सके। अब एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल। इसको यूं समझिए कि ये संविधान में एक सुरक्षा कवच जैसा है। अगर सरकार किसी कानून को इस अनुसूची में डाल दे तो फिर उसे अदालत में इस बात पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। मतलब उस कानून को एक तरह से जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिल जाती है। तो सरकार ने क्या किया? भूमि सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए इस सुरक्षा कवच का जमकर इस्तेमाल किया। पर यहीं से सरकार और न्यायपालिका के बीच एक टकराव की जमीन तैयार होने लगी। सोचिए, एक तरफ संसद जो कानून बनाना चाहती है और दूसरी तरफ अदालतें जिनका काम है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। चलिए देखते हैं कि ये टकराव आगे चलकर क्या मोड़ लेता है। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां केंद्र सरकार अपनी शक्ति को और मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रही थी और साथ ही देश के एकीकरण का काम भी पूरा किया जा रहा था। इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम का भारत में विलय। ये पूरी प्रक्रिया 2 स्टेप्स में हुई। पहले सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट बना और फिर भारत का 22वां पूर्ण राज्य। इससे न सिर्फ भारत की सीमाएं मजबूत हुई, बल्कि नेशनल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को भी एक नई दिशा मिली। और अब आता है कहानी का सबसे नाटकीय, सबसे विवादास्पद हिस्सा। देश में राजनीतिक अशांति बढ़ रही थी। फिर एक अदालती फैसला आया और इसके बाद 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। और इस दौरान संविधान में कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए। इन 2 संशोधनों का मतलब बहुत गहरा था। इन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कुछ फैसलों को, यहाँ तक कि उनके चुनाव को भी कानून के दायरे से ही बाहर कर दिया। सोचिए, इसका मतलब ये था कि उनके कुछ कामों को देश की सर्वोच्च अदालत भी नहीं जांच सकती। जाहिर है, इससे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए। और फिर आया वो संशोधन जो भारतीय इतिहास का सबसे व्यापक, सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है। बस ये एक नंबर याद रखिए, 42।
ये नंबर ही उस पूरे दौर की कहानी कह देता है। ये इतना बड़ा और इतना दूर तक असर डालने वाला था कि इसे मिनी संविधान कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसने भारत के शासन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी को बदलने की कोशिश की। इस एक संशोधन ने संविधान के लगभग हर हिस्से को छुआ। प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर जैसे नए शब्द जोड़े गए। पहली बार नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था जुडिशरी की शक्तियों को कम करना और संसद को लगभग अनलिमिटेड पावर्स दे देना। मतलब जो पावर का बैलेंस था वो पूरी तरह से संसद के पाले में चला गया। फिर आया 1977 का ऐतिहासिक चुनाव। इमरजेंसी खत्म हुई, सरकार बदल गई, और जो नई सरकार आई उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था इमरजेंसी के दौरान संविधान में जो विवादास्पद बदलाव किए गए थे उन्हें पलटना, लोकतंत्र के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करना। सबसे पहला कदम क्या था? न्यायपालिका की खोई हुई शक्ति को वापस लौटाना। 43वें संशोधन के जरिए अदालतों को कानूनों की समीक्षा करने की ताकत वापस दी गई। वो ताकत जिसे इमरजेंसी के दौरान लगभग छीन लिया गया था। ये लोकतंत्र की बहाली की तरफ एक बहुत ही अहम कदम था। लेकिन असली और बड़ा सुधार आया 44वें संशोधन के रूप में। ये 42वें संशोधन का सीधा जवाब था, एक तरह का करेक्शन। इसने भविष्य में पावर का मिसयूज रोकने के लिए इमरजेंसी लगाने के नियमों को बहुत सख्त कर दिया। जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसा गोलमोल शब्द हटाकर आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ताकि कोई भी सरकार इतनी आसानी से इमरजेंसी ना लगा पाए। अब कहानी 1980 के दशक में आती है और ये दशक अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आया। पंजाब का मुद्दा था, सामाजिक असमानता थी, आर्थिक मसले थे, और इन सब से निपटने के लिए संविधान में एक बार फिर कुछ जरूरी एडजस्टमेंट्स किए गए। इस दौर के जो संशोधन थे वो देश की बदलती जरूरतों को दिखाते हैं। एक तरफ आरक्षण को बढ़ाकर सामाजिक न्याय की बात हुई, तो दूसरी तरफ त्रिपुरा में स्वायत्त परिषद बनाकर आदिवासी समुदायों को एम्पावर किया गया, और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़े कानून भी बने। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे उथल-पुथल भरे दौर से हम क्या सीखते हैं? 3 बड़े सबक हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। पहला, कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलता है। दूसरा, लोकतंत्र में पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर का बैलेंस कितना नाजुक होता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, कि लोकतंत्र की असली ताकत आखिरकार जनता के हाथ में ही होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या खूब कहा था कि संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं बल्कि जीवन का एक वाहन है। और ये जो दौर हमने देखा, ये इसका एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे उस युग की राजनीतिक हवा ने इस वाहन की दिशा तय करने की कोशिश की। कभी इसे बहुत तेज दौड़ाया तो कभी गलत रास्ते पर भी ले गई, लेकिन अंत में इसे वापस सही रास्ते पर लाया गया। तो ये पूरा दौर हमें एक ही चीज दिखाता है कि संविधान में बदलाव अधिकारों को बढ़ा भी सकते हैं, उन्हें छीन भी सकते हैं और फिर से बहाल भी कर सकते हैं। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक मजबूत लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो कौन सी सीमाएं हैं जिन्हें कभी किसी भी हाल में पार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर सोचना तो बनता है।